नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 14 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। यहाँ पर रितिका गुप्ता ने लगभग 38 एग्जैक्ट सवाल बताए हैं, तो इनका स्पेशल थैंक्स। बाकी सभी कैंडिडेट का सहयोग रहा और लगभग सारे सवाल यहाँ पर मिल गए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है, तो अभी से आप सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट लगा के अपनी तैयारी को परख सकते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। एग्जाम में होता क्या है, सवाल ज़्यादा होते हैं, टाइम कम मिलता है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो जाते हैं जिसमें आपके राजस्थान पुलिस हो गया, अब यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसीज है, इन सभी के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। 1 वर्ष की वैलिडिटी में 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट। इसमें भी यदि आप ये टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। जैसे कि एसएससी में सीएचएसएल के 280 मॉक टेस्ट हैं, एनटीपीसी के हो गए, फिर यूपीएसआई के हैं, राजस्थान पुलिस एसआई के हैं, इन सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आपको मिल रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, देखिएगा, कोई भी समाज जिसके सदस्यों का सबसे बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय है वो निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट किसका है? इस टाइप से इंग्लिश में जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसका है? एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में ये कथन इस पुस्तक में लिखा था, नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लोरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड माइजरेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला सवाल देखिएगा, एक और यहाँ पर स्टेटमेंट से है, बुक से है। ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर रहे थे। ब्रिटिश है वो भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने ये किस पुस्तक में लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने ये पुस्तक उनकी हिंद स्वराज में 1909 में जो पब्लिश हुई थी उसी की पुस्तक में बताया था कि ब्रिटिश शासन है वो भारत में केवल भारतीयों के सहयोग के साथ ही स्थापित किया गया था, और इस सहयोग के कारण ये बचाया गया है। भारतीयों का सहयोग जैसे ही हट जाए, अगर भारतीयों ने संचालित करने से इनकार कर दे तो ब्रिटिश शासन 1 वर्ष के भीतर ही गिर जाएगा। तो ये उन्होंने उनकी पुस्तक हिंद स्वराज में बताया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। तो सर्किट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट जो यूज होता है आईपी में, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पर पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। सॉरी, सर्किट स्विचिंग नहीं, पैकेट स्विचिंग का उपयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी में है वो यूज होता है पैकेट स्विचिंग। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया है? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो संविधान सभा के सामने किन्होंने प्रेजेंट किया था? सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में क्या था? तो इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथेटिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। और ये कब आया था भारत में कैबिनेट मिशन? तो कैबिनेट मिशन भारत में न्यू दिल्ली में आया था 24 मार्च 1946 को, और 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी। इसका लक्ष्य क्या था? तो भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना इसका लक्ष्य था। इस मिशन का गठन है वो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की पहल पर हुआ था। फैक्ट बताऊं तो 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे यूके के? तो वो थे क्लीमेंट एटली। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान का नाम कब गढ़ा गया है? तो पाकिस्तान का नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। कब? आपको ये सन पूछा था 1933 में, 28 जनवरी 1933 में पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया। संविधान सभा ने मसौदा कमेटी का गठन कब किया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति है, उसका गठन जो संविधान सभा ने किया था वो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति गठित की गई थी। और बात करूँ यहाँ पर 21 फरवरी 1948 को जो मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके द्वारा भारत के संविधान को संविधान सभा के अध्यक्ष को ये ड्राफ्ट है वो सौंप दिया था।
तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि भारत के संविधान है जो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा कब सौंपा गया है, तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष को 21 फरवरी 1948 को, और ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ है, 29 अगस्त 1947 को। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी आनंद किस देश से हैं? रिपीटेड सवाल है। कोफी आनंद की बात करें तो ये घाना देश से हैं, जो कि अफ्रीका का देश है घाना। वहीं से पूर्व महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र की रही हैं कोफी आनंद, कब से कब तक, 1997 से लेकर 2006 तक। अन्य यहाँ पर मैं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव की बात करूँ तो जो प्रथम महासचिव थे वो ट्रिग्वे ली थे, वो 1946 से 52 तक रहे थे। कौन से देश से थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे से थे। फिर डैग हैमरशोल्ड हैं, ये 1953 से 1961 तक रहे हैं। इनका सन देश से याद रखना आपको, स्वीडन से। यूटी थांट है 1961 से 71, म्यांमार से हैं यूटी थांट। और कुर्द वाल्दियम है 1972 से 1981, ऑस्ट्रिया से। सवाल इस प्रकार भी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जैसे कि अफ्रीका देश से प्रथम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे, तो ये बोट्रस घाली थे। तो कौन से, जैसे एशिया के कौन से थे, इस प्रकार आपको याद रखने हैं। जेवियर पेरेज डी सेलूर, ये पेरू से थे। और बोट्रस घाली ये इजिप्ट से थे 1992 से लेकर 96 तक। कोफी आनंद ये घाना, ये दोनों ही देश हैं, अफ्रीकन है। बान की मून है कोरिया से 2007 से 2016। वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस है, ये पुर्तगाल से हैं। अगला सवाल देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय कितने सदस्य देश थे जो हस्ताक्षर किए थे? देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का जो गठन हुआ, स्थापित हुआ, वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। टोटल 51 सदस्य देश से उस समय। शुरुआत में जो संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र है, चार्टर है, उस पर तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में एक और देश जो ऐड हुआ है वो है पोलैंड, जो कि 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए हैं। मतलब क्या हुआ, 24 अक्टूबर तक टोटल हस्ताक्षर कितने देशों ने किए हैं? 51 देशों ने। तो 51 सदस्य देश हो जाएंगे। 50 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर 26 जून 1945 को किए हैं। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1946 को हस्ताक्षर किए हैं। और जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, इस पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ड्राफ्ट ये 14 अगस्त 1941 को हुआ है। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर प्रस्तावना कब पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, उसके द्वारा लाहौर प्रस्तावना है, प्रस्ताव है, ये जो पारित किया गया था 1940 में। ऑप्शन दिया गया था आपके सन के अकॉर्डिंग। तो 22 से 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के 3 दिवसीय लाहौर सत्र के दौरान ये लाहौर प्रस्तावना पारित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस प्रस्तावना में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र रियासतों की मांग की गई थी। बाद में ये मांग है मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान नामक स्वतंत्र स्वायत्त देश के परिवर्तित हो गई थी। पौधे के तने में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑप्शन में स्टूडेंट बता रहे हैं कि ऑक्सिन नहीं था, तो जिबरेलिन करेक्ट हो जाएगा। दोनों हार्मोन ही, ये 2 हार्मोन ऑक्सिन और जिबरेलिन है, पौधे के तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। और एथिलीन रहता है, ये पौधों की चौड़ाई में वृद्धि करता है। तो एथिलीन जो गैसीय हार्मोन है पौधे में, वो चौड़ाई में वृद्धि करता है। अगला सवाल देखिएगा, पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को भारत और जापान के बीच कूटनीतिक संबंध है उनको मजबूती देने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए जापान के द्वारा कौन सा पुरस्कार 2019 में उन्हें दिया गया था? तो मई 2019 में जो अवार्ड मिला है पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को जापान की तरफ से, वो जापान का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, नाम है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। इस अवार्ड का नाम आपको पूछा था, जो श्याम शरण को दिया गया था जापान की तरफ से। 44वां संविधान संशोधन 1978 किससे संबंधित है? तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, क्या चेंजेस किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ये आपको पूछा गया था। तो इस संशोधन अमेंडमेंट एक्ट में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया है, जो ऑप्शन में दिया गया था। पाइका नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो झारखंड का है, साथ ही साथ ये उड़ीसा का भी है पाइका। वैसे झारखंड का करेक्ट हो जाएगा, सभी पुस्तक वगैरह हैं वहाँ पर झारखंड का मेजरली माना गया है। दोनों ही यदि ऑप्शन में थे, स्टूडेंट बता रहे हैं, उस केस में भी झारखंड आप करेक्ट कर सकते थे। झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है पाइका। झारखंड के अन्य लोक नृत्य झूमर है, मुंदारी नृत्य है, सरूल है, ये सभी झारखंड के हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है? इससे पहले कल ही आपके एनटीपीसी में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग
फर्स्ट है, सबसे तेज है, तो वो हो जाएगी पी तरंग है जो कि फर्स्ट रहती है। एस वेव से आज पूछा है कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ के केस में जो एस वेव है, एस वेव की फुल फॉर्म है शेयर वेव। ये एक ट्रांसवर्स वेव है यानी अनुप्रस्थ तरंग है। पी वेव यानी जो प्राइमरी वेव है वो अनुदैर्ध्य है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो पी तरंगे हैं प्राइमरी वेव है वो तो है अनुदैर्ध्य, और जो एस वेव है वो हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्स वेव या फिर अनुप्रस्थ तरंग। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था, कब हुआ था ये सन पूछा है। WWW का जो इन्वेंशन है वो 1989 को हुआ है, 1989 को। किन के द्वारा? टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैलू के द्वारा। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इजी सवाल था, तो लाइट ईयर है वो लेंथ की यूनिट हो जाएगी। और बहुत बार पूछा जाता है पार्सेक भी लेंथ की यूनिट है, तो एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, लाइट ईयर होते हैं एक पार्सेक में। और या फिर इनकी मीटर में बात करूँ तो एक पार्सेक में 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। लाइट ईयर पूछ ले तो 9.46 गुणा 10⁻15, पार्सेक में होते हैं 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। अगला सवाल देखिएगा, दिसंबर 2020 तक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो संसदीय कार्य मंत्री का आपको पूछा है तो ये प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। साथ ही साथ प्रहलाद जोशी के पास और कौन से मंत्रालय हैं? तो उसमें आपके एक तो कोल मिनिस्ट्री है, एक है यहाँ पर जो खान मंत्रालय है वो भी प्रहलाद जोशी के पास में है। देखिएगा अगला सवाल, कंप्यूटर में डिलीटेड फाइल अस्थायी रूप से कहाँ पर चली जाती हैं? जो आप डिलीट करते हो कोई भी फाइल फोल्डर वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 1 जनवरी 2017 को PM मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत है। कौन से मंत्रालय के तहत ये संचालित की जा रही है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत संचालित की जा रही है। पहले इसका नाम था वो था प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना था नाम, उसका नाम चेंज होकर मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत क्या लाभ होता है, क्या यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं। एक तो ये 6,000 रुपये का पूछा जाता है बहुत बार। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम जीवित जन्म के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो वो 6,000 रुपये की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत यहाँ पर मदद होती है। इन 6,000 में 5,000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों में, और 1,000 रुपये की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। आवेदन करने की न्यूनतम आयु यहाँ पर 19 वर्ष निर्धारित है। एक दोस्तों यहाँ पर वंदना योजना से ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री वे वंदना योजना है ये भी 2017 में लॉन्च की गई है, और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 21 जुलाई 2017 को औपचारिक इसकी लॉन्चिंग की गई है। इस योजना का है ये जो प्रधानमंत्री वे वंदना योजना है ये जीवन बीमा निगम LIC के माध्यम से संचालित है, लागू की गई है। और इसके तहत यहाँ पर देखिएगा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट पर 8% का वार्षिक इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है 10 वर्षों तक, ये फिक्स है। और 60 वर्ष या इससे अधिक के जो सीनियर सिटीजन हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। न्यूनतम निवेश यहाँ पर 1.5 लाख है, अधिकतम 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी वय वंदना योजना, आपको पूछा था मातृत्व वंदना योजना का। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा दर्रा है पास है वो भारत, चाइना और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? तो ट्राई पॉइंट है जो इंडिया, चाइना और म्यांमार का, वहां पर है दिफू दर्रा। कौन सा? दिफू दर्रा। और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं पास है बनियाल जम्मू कश्मीर में, शिपकिला, रोहतांग, बर्राला, चाला ये सभी हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, फोटुला और खारदुंगला चांगला है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, और बाकी जेलेपला नाथुला सिक्किम में है, मानाला लिपुलेख उत्तराखंड में है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर जो सेकंड व्यक्ति हैं वो बज एल्ड्रिन हो जाएंगे, चांद पर उतरने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। प्रथम पता ही होगा नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति। अगला सवाल देखिएगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को। अभी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। और बात करूं यहाँ पर प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के प्रथम डिप्टी चेयरपर्सन कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल
नंदा। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर भारत में एशियाई चीता को कब विलुप्त घोषित किया गया था। तो एशियाई चीता को भारत में जो विलुप्त घोषित किया गया था वो 1952 में। कब? 1952 में किया गया था। अगला सवाल, पेड़ों के तने का विकास किस हार्मोन के कारण रुक जाता है। तो पेड़ के तने का विकास है वो कौन से हार्मोन के कारण रुक जाता है, साथ ही साथ पत्तियां भी मुरझा जाती हैं, उसके लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो हो जाएगा ABA, यानी एब्सिसिक एसिड है, उसी के कारण तने का विकास है वो रुक जाता है और पत्तियां है वो मुरझा जाती हैं। तो ये एक वृद्धि रोधी हार्मोन है। अगला सवाल देखिएगा, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक में सबसे पहले नाम आता है ग्रेगोर मेंडल का, सेकंड आता है TH मॉर्गन का। अगला सवाल देखिएगा, विच न्यूक्लियर रिएक्टर इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है, सभी को पता होगा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है यूपी में। बाकी जो भी पावर स्टेशन है, जो पावर प्लांट है साथ, उनका आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है। आपको पूछ लें यहाँ पर जो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत में, 1969 में स्थापित हुआ था। सबसे न्यू कौन सा है, तो तमिलनाडु में जो 2013 में हुआ है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे न्यू है। केगा कहाँ पर है, कर्नाटक में 2000 में हुआ है। नरोरा जो पूछा था यूपी में, और काकरापार है ये गुजरात में 1993 में हुआ था। बात करूँ यहाँ पर कलपक्कम की, तो ये 1984 में तमिलनाडु में, और राजस्थान 1973 में। नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड ये कंपनी है NOCIL, इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1961 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कंपनी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो दो कंपनी की स्थापना से पूछा है। टिस्को की हुई है दोस्तों 1907 में, 26 अगस्त 1907 को टिस्को की स्थापना मुंबई में, जिसका हेडक्वार्टर है, फाउंडर जमशेदजी टाटा है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है, वो है N चंद्रशेखरन। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 दिया गया है। शशि थरूर को उनकी बुक्स एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2019 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड है बहुत सी भाषाओं में दिया जाता है, जैसे कि इंग्लिश का है, ये शशि थरूर को दिया गया है। तो शशि थरूर को किस भाषा में, इंग्लिश का। हिंदी का किसे दिया गया है, नंद किशोर आचार्य को। उनकी पोइट्री का नाम क्या है, छीलते हुए अपने को। इसी प्रकार बंगाली का किसे दिया गया है, वो दिया गया है चिन्मय गुहा को दिया गया है। गुजराती का रत्तीलाल बोरीसागर को दिया गया है। कन्नड़ का विजय को दिया गया है। कोंकणी का, ये सभी भाषाओं का आपको पता होना चाहिए जो टोटल साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, भीमबेटका गुफा कब खोजी गई थी। भीमबेटका जो गुफा है ये कहाँ पर, एक तो आपको पता होना चाहिए, तो ये है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी खोज कब हुई है, तो ये जो गुफाएं हैं इनकी खोज 1957-58 में हुई है। किन के द्वारा की गई, तो VS वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई है। यहाँ पर पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिलते हैं। और यूनेस्को में आपको पूछ ले भीमबेटका गुफा को कब शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो वो 2003 को किया गया है। खोज पूछी है 1957-58 में, मध्य प्रदेश रायसेन में है। इजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो इजरा कप है ये पोलो का टूर्नामेंट है, 1880 से बहुत काफ़ी पुराना है और भारत में प्रतिवर्ष ये कलकत्ता पोलो क्लब के द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में 51वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित होने वाला है, तो ये 10 फरवरी 2021 के करंट अफेयर से सवाल पूछे गए हैं। भारत में 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में, तमिलनाडु में स्थापित होगा। और ये भारत का तो 51वां है, तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में ये विरुधुनगर और मदुरै जिले के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक तो यहाँ पर मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, और साथ ही साथ यहाँ पर श्री विल्लीपुथर गिरजेल्ड जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पर ये स्थापित होने वाला है। 51वां टाइगर रिजर्व है। इन दोनों ही क्षेत्रों में तमिलनाडु में ये होगा, तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में भी था ये सवाल। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का हो जाएगा, 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल का, और वैसे ओवरऑल में ये तो राज्यों का हो जाएगा। बाकी यूटी में ये दिल्ली का सबसे अधिक है, 2011 में 11,320 व्यक्ति। कितने, 11,320 व्यक्ति। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट में देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्य युग में कितने
समय का अंतराल रहता है। तो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले है वो हो जाता है उदय। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित है, इसलिए ऐसा होता है। दोनों में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। प्रत्येक 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट के समय का अंतर होता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, 2 पूर्णिमा के मध्य कितने दिनों का अंतराल होता है। तो एक जो फुल मून है उसके बाद दूसरा जो फुल मून है, इनके मध्य 14 से 15 दिन का तो ये हो जाएगा कृष्ण पक्ष, उसके बाद में और शुक्ल पक्ष, यानी लगभग एवरेज यहाँ पर आता है 29 साढ़े 29 डे का रहता है। 2 पूर्णिमाओं के मध्य गैप रहता है फुल मून के मध्य। तो लगभग यदि ऑप्शन में 30 था तो वो आपको करेक्ट कर सकते थे। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन में हेजा था। हेजा एक जीवाणु जनित रोग है जो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। वायरस जनित रोग की आपको ट्रिक पता ही होगा, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, यानी रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, एड्स, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोद, इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। एक सवाल यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं मिला, जिन भी कैंडिडेट को पता है एग्जैक्ट आरबीआई की कौन सी कमेटी का पूछा था, अध्यक्ष कोई बनाया गया है। एक मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनसे संबंधित पूछा था, कोई अंतर से सवाल पूछा गया था। ये दोनों सवाल स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट को याद है इसमें क्या ऑप्शन थे इस वाले सवाल में, वो कमेंट करके जरूर बताना। और आपने कितने अटेम्प्ट किए, यहाँ से आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं वो भी कमेंट छोड़ देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।